हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग 24 नवंबर 2020 को जो सीपीओ 2020 का एग्जाम आया था शिफ्ट 1 में, उसके मैथ्स के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो सीरीज आपके लिए चलाई जा रही है, ये डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें कराए जाएंगे। सॉल्यूशन विद प्रॉपर एनालिसिस इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कराया जाएगा। टारगेट रहेगा कि 1500 से 2000 क्वेश्चन हम इस सीरीज में सॉल्व कर दें, जिसमें एसएससी के सेट्स, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में जो 18, 19, 20 में जो क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। और ये जो डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाया जा रहा है, ये सीजीएल 2020 में पूरी तरह फोकस करके चलाया जा रहा है। लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में मैथमेटिक्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और इससे पहले हम लोग 23 नवंबर 2020 को जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम आया था सीपी 2020 का मैथ्स का, तो वो भी हम सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में कर चुके हैं। आई बटन पे अभी आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी उन दोनों की, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाके आप लोग हमारे सभी तरह के लिंक्स देख सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, जैसे मैं जो पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ नोट्स मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, क्लास का लिंक डाल देता हूँ, ताकि कोई भी क्लास बच्चों से मिस ना हो। और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें नोटिफिकेशन मिलती रहती है, चाहे वो वैकेंसी से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जैसे ही मिलती है, जैसे कोई वैकेंसी निकलती है, कोई नोटिफिकेशन जारी करती है कमीशन, कोई भी कमीशन हो, वो सारी नोटिफिकेशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे। फेसबुक पे पीडीएफ नहीं डाल सकते तो हम यहाँ पे लिंक जनरेट कर देते हैं, ताकि आप सीधा कमीशन की वेबसाइट पे जाके नोटिफिकेशन पढ़ सकें और अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकें। यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे फ्री मैथमेटिक्स सेशन आपके लिए लेकर आया गया है, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल 18, 19, 20 तीनों के हम लोग एग्जाम करने वाले हैं। डेली 50 क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर आऊँगा। 1500 से 2000 क्वेश्चन हम कर देंगे। और इसके साथ साथ फ्री मैथमेटिक्स कोर्स भी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ इससे पहले, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड वेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन हम इन सारे चैप्टर्स के हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग एक बार गो थ्रू अगर होना चाहते हैं इन सारे चैप्टर से, तो मेरा वीडियो ज़रूर देखें। चैनल पे जो वीडियो मैंने बनाया वो ज़रूर देखें। एक बार गो थ्रू हो जाएगी, आपको सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में कराए गए हैं और सारा कुछ आपको बिल्कुल अच्छी तरह आपका कवर हो जाएगा। और इन सभी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। किसी को कोई इंक्वायरी हो तो वो हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर सेव करा लीजिए अपना, ताकि जो मैं कंटेंट डालता हूँ यूट्यूब चैनल पे, उसका लिंक मैं स्टेटस वगैरह, स्टोरी वगैरह में डाल देता हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकें कि आज एक कंटेंट पोस्ट हुआ है और वो आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था, मतलब जो 24 नवंबर को शिफ्ट 2 थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। आपने देखा कि एरिया जो है ट्रायंगल एबीसी और आरपी के का कितना है, 4/9 है। मैं पहले भी करा चुका हूँ आपके लिए, HW है, वैसे मैं मोटा मोटा हिंट दे देता हूँ आपको। आपने देखा यहाँ पे क्या कि आरपी आपसे साइड पूछी है, आरपी जो साइड है वो किसके साथ, वो आएगी एपी के साथ, एपी आरपी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल आरपीक्यू का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको पिछले सेशन में बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। तो आपने देखा अंडर रूट ऑफ 4/9 कितना हो जाएगा, 2/3। आपको ए बी की वैल्यू पता है कितना है, ए बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 है, तो 2 की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आपने देखा कि 2 की वैल्यू 3 हो गई, 1 की वैल्यू 4.5 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू 1.5 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5। या फिर आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, आपने देखा आरपी की वैल्यू जो आएगी वो 3 × 3/2 आ जाएगी, तो 9/2 कितना, 4.5। जैसे मर्जी निकालना चाहे वैसे निकाल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपको पिछली शिफ्ट में आ चुका है। पिछली शिफ्ट में आपको क्या बोला था, 8100 से 8100 से 9000 हो गई, तो इंक्रीमेंट बताना है कितने का। आपकी बार आपको बोला है कितना, 7000 से 12000 हुई है। आपने देखा 5000 का इंक्रीमेंट हो गया, 7000 बेसिक सैलरी थी,
इंटू 100%, तो यहाँ से आपका परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी आ जाएगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100 किया हुआ है, पहले बता चुका हूँ बहुत अच्छे से। आपने देखा क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, आप लिख लीजिए ए और बी साथ में मिलकर काम करें तो 25 दिन में काम खत्म कर देंगे। फिर बोला कि बी अलोन डू 66 सही 2/3%, 66:2/3% ऑफ द सेम वर्क, मतलब 66:2/3 को पहली बात तो बोल क्या सकते हैं, आपको पता है कि 66 इंटू 3 कितना हो जाएगा 198 प्लस 200/3%, मतलब 200/300, मतलब ये 2/3 लिखा हुआ है, तो 2/3 काम बी कितने टाइम में कर देता है 30 दिन में। तो आपने देखा कि 2/3 काम अगर 30 दिन में कर देता है तो टोटल काम कैसे निकलेगा, एक की वैल्यू मतलब 45, मतलब बी 45 दिन में टोटल काम कर देगा। तो आपके पास टोटल टाइम आ चुका है किसका, ए और बी अगर साथ में मिलके काम करें, और बी का आपके पास टोटल टाइम आ चुका है। आप टोटल वर्क निकाल सकते हो एलसीएम लेके, एलसीएम आपको पता है क्या हो जाएगा 25 × 9 एलसीएम हो जाएगा। फिर आपने जब इसका वन डे वर्क निकाला तो आपने देखा ए और बी साथ में मिलके काम करें तो कितने टाइम में कर देंगे, ए और बी साथ में मिलके अगर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 9, बी अकेला अगर काम करे तो एक दिन में कितना काम कर देगा 5। फिर आपसे पूछा है कि ए अलोन कैन डू 4/15 पार्ट ऑफ सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो आपने देखा कि पहली बात तो टोटल वर्क कितना, इतना, फिर इसका 4/5 किया है किसने, ए ने, और फिर ये पूछा है कि टोटल टाइम बताइए। आपको पता है टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क बाय वन डे वर्क ऑफ ए और बी कितना है 9। ए और बी साथ में मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं, जिसमें से बी एक दिन में 5 काम करता है। तो आपको पता चल गया कि ए ने एक दिन में कितना काम किया, 4 काम किया। आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा 25 × 9 कितना हो जाएगा 225, तो ये गया 15 पे, मतलब ए 4/15 काम को कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में कर देगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए ना HW है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, खुद से कीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती होने का चांस भी है। तो आप लोग देख लेना, पिछली वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आपको कराया गया है। यहाँ पे 7x - 8y था पिछले वाली में, और यहाँ पे x² + 8y² - 12y था। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। देखो मैं इसको मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, x = 2x आना चाहिए आपका, और y की वैल्यू जो है -3/2 आनी चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेना, x = 2y होना चाहिए। ठीक है, x = 2y होना चाहिए और y की वैल्यू -3/2 आनी चाहिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करके देखना, नई क्वेश्चन अगर समझ आए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले लिख दिया आपके पास, तो आप लोग कोई भी कभी भी किसी को डाउट आए एग्जाम से पहले इस सेशन से रिलेटेड, या वैसे भी कोई किसी का डाउट हो, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी इससे पहली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और उससे पहले में भी ये आ चुका है। तो आपने देखा कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो आपने देखा कि ये 3 हो गया, 17 और 15 32 दिया, 96। अब ये 96 जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर बनाने के लिए बटे 10,000 आपको करना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला ये क्वेश्चन भी पिछली शिफ्ट में हो चुका है। ठीक है, x² - 5x + 1 था, तो आपने देखा x + 1/x की वैल्यू उस टाइम 5 बनी थी, अब 3 बन जाएगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने देखा आपको एक चीज़ पता है क्या, कि x + 1/x की वैल्यू कितनी 3 आ गई। तो आपको या तो आप x² + 1/x² बना सकते हो, x³ + 1/x³ बना सकते हो, x⁴ + 1/x⁴ बना सकते हो, बट आप ये नहीं बना सकते। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 1/x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने यहाँ पे 1/x से किया तो आपको नीचे भी करना पड़ेगा। आपको दिखने लग जाएगा कि ऊपर x + 1/x³ लिखा है और नीचे x + 1/x। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ रह ही नहीं गया क्वेश्चन में। x³ + 1/x³ कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना 27, -3 × 3 कितना 9, ऊपर आ गया 18, नीचे था 3, तो 18/3 कितना हो गया। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वैल्यू आपकी बड़े आराम से आ जाएगी। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपका क्लियर हो गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखिए पहली बात तो क्वेश्चन में लिखा है, इफ अ 6 डिजिट नंबर, ये नंबर है, इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13, देन द वैल्यू ऑफ x - y + 3z। देखो ये कहीं से भी आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगी ये चीज़ क्या, कि अगर एक नंबर को 7, 11 और 13 तीनों का डिविजिबल होना है तो वो
1001 का मस्ट भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 7 11 इंटू 13 कितना होता है? 1001 होता है। मतलब जो भी नंबर 6 डिजिट नंबर अगर 7 11 13 तीनों से डिवाइड होगा तो वो मस्ट भी इस फॉर्म में होगा, PQR। अब आपने देखा, क्या देखा आपने कि ये 6 डिजिट नंबर है, इसमें 3 का रिपीटेशन है। हाँ, 3 का ही रिपीटेशन होता है। किसमें 3 का रिपीटेशन होता है? जब एक नंबर को 7 11 और 13 तीनों से डिवाइड करना है। कैसे हुआ ये? आपने देखा कि यार मैं 1001 को क्या करता हूँ, IAS में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, C सेट में, ठीक है। तो 1001 को अगर मैं PQR से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपने देखा कि यार कोई 3 डिजिट नंबर था, कोई भी 3 डिजिट नंबर, आप उसको XYZ मान लीजिए, आपने उसको 1001 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपने 1001 से जब मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा इसको सॉल्व करके कि XYZ आपका आ जाएगा, XYZ। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि कोई भी 6 डिजिट नंबर जिसमें 3 डिजिट का 2 बार रिपीटेशन हो वो 7 11 13 से कटता है। अभी हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन लिखा है कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब आपको मैं ये बता चुका हूँ, जैसे ये पहला नंबर चौथे नंबर के इक्वल, दूसरा पांचवे के, तीसरा छठे के। मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि पहला नंबर चौथे के, दूसरा पांचवे के, तीसरा छठे के। मतलब यहाँ पे Z की वैल्यू 2, X की वैल्यू 6, Y की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है। अगर इस नंबर को 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होना है, मतलब 1001 से डिविजिबल होना है, तो x की वैल्यू मस्ट बी 6, y की वैल्यू मस्ट बी 5 एंड z की वैल्यू मस्ट बी 2। अब आपके पास x माइनस वाई पूछा है, x माइनस वाई कितना हो गया? 1 प्लस 3z कितना? 3 इंटू 2 कितना? 6, 1 प्लस 6 कितना? 7 आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन है, पिछली बार प्रिंसिपल पूछा था, अब की बार आपसे पूछा है क्या? अब की बार आपसे पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट बता दो 5 साल का 10% ब्याज दर पे। आपने देखा, पहली बात तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि इस पे आपने इंक्रीमेंट देखा, कितने का? 6.5% का इंक्रीमेंट हो गया। और साल का ब्याज कितना हो गया? आपने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इतने का इंक्रीमेंट हुआ और जो ब्याज था वो कितना बढ़ गया? इतना ब्याज बढ़ गया। फिर आपने एक चीज़ देखी क्या कि 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू आपकी जो आएगी, पिछली वीडियो में हम लोग ये कर चुके हैं, 1% की जो वैल्यू आने वाली है आपकी वो सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 107, 65। तो 65 को 101 बार जाएगा ये तो, और 6.5, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1% की वैल्यू ना 164.8 आ जाएगी, ठीक है। अभी आप इसमें ना 100% निकाल के प्रिंसिपल निकालेंगे, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक चीज़ देखी क्या कि ये जो हमने इंक्रीमेंट देखा ना, ये 1 साल का है, 6.5% 1 साल का। आपसे क्या पूछा है कि यार 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल के लिए। आपको एक चीज़ पता लग गई कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए, मतलब 5 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा? 50%। तो 1% की वैल्यू इतनी आ गई, तो 50% की आप वैल्यू निकाल दीजिए। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितने साल का? 5 साल का, 10% ब्याज दर पे। तो आपने 50% की जब वैल्यू निकाली तब आपका आंसर 8240 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बस यही आपसे पूछा गया था। बहुत अच्छी ट्रिक है, इसी ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करना आपका हो जाएगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस अगर 2 साल के लिए हो तो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस 3 साल के लिए हो फॉर्मूला क्या है। आपको पता है अगर 2 साल की बात हो रही हो तो CI माइनस SI, प्रिंसिपल, रेट, ठीक है। पिछली वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन था, उसमें प्रिंसिपल पूछा गया था। अब की बार आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया। देखो, एक तो मैंने आपको फॉर्मूले से निकालना सिखा दिया था, दूसरा मैं आपको इसकी एक टेक्निक बताता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। कैसे? आपने देखा कि यार 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज हो जाएगा? आपने देखा कि 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना चार्ज हो जाएगा? आपने देखा कि इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे? आपने देखा कि 1 साल का 17%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 34%। फिर आपने देखा कि जो इफेक्टिव रेट होगा किस पे? इफेक्टिव रेट जो होगा
CI पे वो कितना हो जाएगा। आपको पता है कि अगर 2 साल की ब्याज दर है तो आपको पता है कि लगातार 2 बार इंक्रीमेंट होना, मतलब पहले एक बार इंक्रीमेंट हुआ फिर उस वैल्यू में एक बार इंक्रीमेंट हुआ। पहले प्रिंसिपल पे 17% इंक्रीमेंट हुआ, अब जो अमाउंट बना उस पे 17%, मतलब एक ही चीज़ में 2 बार इंक्रीमेंट हुआ है। पहले यहाँ तक पहुँची चीज़ फिर यहाँ तक पहुँची। तो आपने देखा कि जो इंक्रीमेंट का लगातार एक चीज़ में, मैंने आपको पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो में बताया था कि एक वैल्यू को अगर 2 बार इंक्रीज करते हैं किसी नंबर से, या एक वैल्यू को 2 बार अलग अलग नंबर से अलग अलग परसेंटेज से इंक्रीज किया जाता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, x + y + xy/100। आपने यहीं पे वो लगा देना है, कैसे, 17 + 17 × 17/100। फिर आपने देखा यहाँ से सॉल्व करके आया 34 और यहाँ से कितना आया 289, तो 2.89, तो यहाँ से कितना आ गया 36.89%। ठीक है, आपने देखा 2 साल का इफेक्टिव रेट था जो SI पे वो कितना था 34%, CI पे कितना था 36.89%। आपने यहीं से देख लिया दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2.89%। 2.89% की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 43.5। जब आपको 2.89% की वैल्यू कितनी दे दी 43 नहीं 433.5, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से एक बार जाएगा फिर 5 डिजिट आएगा यूनिट। 1% की वैल्यू आपकी 150 आ जाएगी। ठीक है, अब 1% की वैल्यू 150 आ गई। अब आपसे पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको बताना है तो आप 36.89% की वैल्यू निकालें। 36.89% की वैल्यू निकालेंगे तो 150 इंटू, यहाँ पे कम पड़ गया, 150 इंटू 36.89, तो 150 इंटू 36.89 जब आप करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ये दोनों, और ये 36 से बड़ा आना चाहिए तो ये 55। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि मैंने देखा यूनिट डिजिट 9 और 5 को मल्टीप्लाई किया 5, तो ये तो कट ही गए दोनों, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या कि 36 और यहाँ पे 100 से ऊपर है तो आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि 3689 से ज़्यादा ही नंबर होगा, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 55 33.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, पिछली वीडियो में करा दिया है। इस पिछली वीडियो में पहले हमने क्या किया था, एरिया निकाला था, उसके बाद हमने क्या किया था कि 10 रुपये के हिसाब से पर मीटर स्क्वायर पे लेवलिंग की थी। अब की बार क्या है कि एरिया ही पूछा है, लेवलिंग तो पूछा ही नहीं, तो एरिया हम पिछली वीडियो में निकाल चुके हैं, आप लोग देख लेना वहाँ से। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है AB एंड AC आर प्रोड्यूस टू पॉइंट D and E रिस्पेक्टिवली इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ये भी क्वेश्चन पिछली बार हो चुका है। पिछली बार क्या था, एंगल A गिवन था, एंगल BOC निकालना था। अब की बार एंगल BOC गिवन है, एंगल A निकालना है। तो आपको पता चल गया कि एक्सटेंड हुआ है क्या AB लाइन एक्सटेंड हुई है D तक, AC लाइन एक्सटेंड हुई है E तक, और बोला गया कि जो बाइसेक्टर है CBD का और BCE का वो O पे मिलता है आगे। तो आपको पता है यहाँ पे क्या कि एक्स सेंटर की बात हो रही है। यहाँ पे एक्स सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल BOC = 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। एंगल BOC की वैल्यू आपको कितनी दे दी यहाँ पे 57 डिग्री, 57 90 माइनस एंगल A/2। तो आपने यहाँ से देखा कि एंगल A जो है वो 66 आ जाएगा, क्योंकि 57 इधर चला गया तो 33 रह गया, 33 का 2 गुना कितना हो जाएगा 66। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानकर चलना ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में, तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि CPO की जो तीसरा सेशन आज चल रहा है, पहले दोनों सेशन में भी ये क्वेश्चन आया, तीसरे सेशन में भी ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कि सक्सेसिव डिस्काउंट पहले तो ऐसे निकालने, कैसे कि 6 × 15/100। आपको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर 2 बार डिस्काउंट मिला है X% और Y%, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है X + Y - XY/100। एक बार तो यहाँ से आ जाएगा, कितना आ गया 21, और यहाँ से 15 × 90.9, तो ये कितना हो गया 20.1। मतलब इन दोनों को सॉल्व करके 20.1 आया, फिर आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 20.1 + 14 माइनस 20.1 इंटू 14 डिवाइड बाई 100, तो आप देखोगे कि यहाँ पे -2.814 आ रहा है। तो -2.814 जब आपका आ गया तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि 34.1
से इसको घटाना है तो आपका आ जाएगा 31.26%। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला ये क्वेश्चन पिछली बार भी हमने कराया। इसके लिए दो फॉर्मूले चाहिए होते हैं। पहली बात तो आपने देखा क्या ऑप्शन में पूछा गया आपसे, मतलब ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बताइए। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक ही फॉर्मूले में होता है। वो फॉर्मूला है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपने एक चीज़ यहाँ से देखी क्या कि यार इस फॉर्मूले में आपको अगर पुट करना पड़ जाए तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है, हाँ पता है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है, हाँ पता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पता है, नहीं पता। और फिर हमें इसकी भी वैल्यू पता है कितनी, 111। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिया गया है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया, 17 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की तो आपको वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे 2 × 111 हो गया, ये कितना हो गया 289। 289 में अगर मैं 222 माइनस कर दूँ तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 7 × 6 67, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, 67 वैल्यू आ चुकी है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू भी आपको पता है कितनी, 17। सॉल्व कर लेते हैं। आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या कि आपको बनाना है फाइनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड बनाना है। आप क्या कीजिए यहाँ पे प्लस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड कर दीजिए। आपने प्लस एक्स वाई जेड किया तो यहाँ लिख लिया, माइनस एक्स वाई जेड किया तो माइनस 3xyz में जोड़ देंगे, उसको कितना हो जाएगा माइनस 4xyz। और यहाँ पे 17 67 माइनस 111 आ गया। ठीक है, तो 17 67 माइनस 111 अभी तक आपका आ चुका है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और यहाँ पे माइनस 4xyz इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 17, पहली बात तो 111 में से जब 67 गया तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 44। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 44 हो गया और इधर प्लस 4xyz है तो 171। ठीक है, तो 44 × 17 कितना हो जाएगा, 7 17 दूनी 34 और 68 और 68 748 आ जाएगा। माइनस का 748 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 4 और 17 दूनी 34 68 684। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे कि दोनों आपस में माइनस में है तो ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, माइनस 64 आपका आ जाएगा। मतलब क्यूब रूट ऑफ माइनस 64 आ गया आपका, तो -4 आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस इतना है, मेल्ट किया गया और रिकास्ट किया गया छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर्स में जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। कितने मैक्सिमम नंबर इन इंटीजर, कितने स्फीयर बन जाएंगे, मैक्सिमम नंबर बताना है। देखिए एक चीज़ है क्या कि मैंने आपको कल भी बताया था, अगर किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज करते हैं तो उनका वॉल्यूम आपस में इक्वल रखना होता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो पूरी तरह ट्रांसफर होता है दूसरी शेप में। तो आपने देखा कि पहले वॉल्यूम कितना रहा होगा, आपने देखा पहले वॉल्यूम रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, बाद में कितना हो गया 4/3 पाई, क्योंकि दोनों बार सॉलिड स्फीयर है तो फॉर्मूला तो सेम होगा 4/3 पाई r³ और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। फिर आपने देखा कि इसको जब चेंज किया इसमें तो कुछ काफ़ी सारे जो है सॉलिड स्फीयर्स बन गए छोटे छोटे, तो आपने मान लिया कि n नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर बन गए। आपने क्या किया 4/3 पाई काट दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 1331 डिवाइड बाय 8। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने देखा कि 133 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे 8 से तो मेरा आंसर क्या आ जाना चाहिए, मेरा आंसर कुछ 166.37 आएगा। ठीक है, 166.37, इसको राउंड ऑफ में लिख लेना आप करके। तो आपसे इंटीजर में पूछा है तो आप इंटीजर में वैल्यू बता देना, 166 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको ए निकाल के दे दिया था, उससे पहले डी भी आ चुका था, ई भी आ चुका था। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो डी की वैल्यू हमारे पिछले उसमें कितनी आई थी 30 आई थी और ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ई की वैल्यू मेरे हिसाब से हमारे पास कुछ
35 आई थी, हाँ याद आ गया, पिछली बार 35 आई थी और ए की वैल्यू फिर 35 + 4 39 आई थी। तो आप लोग क्या करें, इसका एवरेज पूछा है आपसे, तो तीनों को ऐड करके डिवाइड कर देना। 2 से तीनों को ऐड करोगे 39 और 30 कितना हो गया, 60 + 35 कितना हो जाएगा 104। 104 डिवाइड बाय 3 कर दिया आपने तो 34.66 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज जो है 34.66 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ऑलमोस्ट 35 है। ठीक है, तो ऑप्शन देख ले, ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे 35 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 59 की जगह 35 होगा ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। पिछली बार हमने क्या किया था, पिछले वाले सेशन में ये जो था इसका आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा था। अब की बार पूछा है कि उसी टोटल सरफेस एरिया पे अगर पॉलिश करनी हो तो 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना पैसा लगेगा। मतलब पिछली बार जब क्वेश्चन, पिछले सेशन में जब ये क्वेश्चन आपको कराया गया तब आपसे क्या पूछा था कि सॉलिड मेटेलिक क्यूब है, साइड इतनी है, अब और सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन ये है, उनको दोनों को मिला के एक सिंगल क्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। अब की बार आपको क्या दिया है, अब की बार आपको दिया है कि हाँ पूरे क्यूब पे मतलब क्यूब के हर डायमेंशन पे, क्यूब के हर सरफेस पे पॉलिश करना है। तो हर सरफेस पे पॉलिश करना है तो मतलब टोटल सरफेस एरिया पे पॉलिश करना है। तो आपको मैं पिछली बार बता चुका हूँ कि टोटल सरफेस एरिया पिछली बार जो हमारा आया था वो कितना आया था 1176। फिर आपने देखा कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 10 रुपये खर्चा है, तो 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना खर्चा हो जाएगा 11760। ये हमारा करेक्ट आंसर। लीस्ट नंबर एलसीएम पूछा है 4, 5, 8, 10, 12 का। ये क्वेश्चन बहुत आया सीपीओ में, तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन आया अलग अलग तरीके से, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। पिछली वाली शिफ्ट में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी पिछले वाली शिफ्ट में आया था। यहाँ पे पता क्या था, पिछली बार यहाँ पे माइनस था, अब की बार यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये भी आप कर लेना। पिछली बार यहाँ पे माइनस था, अब की बार यहाँ पे प्लस दिया गया है, क्योंकि हमने जब यहाँ पे सॉल्व किया था हमने जब ये सॉल्व किया था तब हमारा कुछ यहाँ पे 1/3 आया था क्या, कट जाएगा ये तो, और इसको पूरे को सॉल्व करके कुछ 10/3 था। हाँ याद आ गया, पिछली बार जब हमने इसको सॉल्व किया था तो ऊपर a² + b² + 2ab लिखा हुआ है और नीचे a² - b² तो ऊपर रह गया a + b, नीचे हो गया a - b। तो 325 में 175 जोड़े तो कितना हो गया, 325 में 175 जोड़े तो हमारे पास 500 आ गया, और नीचे कितना, नीचे बचेगा 125। फिर जब हमने इसको काटा तो ये 10/3, 10/3 में 1/3 जब जोड़ा आपने तो 11/3 आपका आंसर आ जाएगा। पिछली शिफ्ट में हो चुका है। क्वेश्चन बोला है द एवरेज प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इतना, देयर प्राइस आर इन द रेशियो इतना। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक का इतना प्राइस है, दूसरी का इतना, तीसरी का इतना, और इनका एवरेज कितना हो गया 3 कर देंगे तो आपको पता चल गया कि एवरेज जो प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी हो गई। आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ से कि एवरेज प्राइस की वैल्यू दी है, तो एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस बाय टोटल नंबर ऑफ चेयर्स। तो आपने देखा कि यहाँ पे 7, 4, 11 और 3 14, 14x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है, 14x की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1001। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3003। अभी आपसे पूछा हाईएस्ट प्राइस की जो चेयर है, हाईएस्ट प्राइस की कौन सी है 7x, तो आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21021 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो तीनों शिफ्ट में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, HW है, वैसे तो आप देखना चाहो तो देख सकते हो, देखो 72, 73, 78 और 76। आपने देखा कि यार 35 है तो 35 क्या होता है, आपको पता है कि 35 जो होता है 5 7 जा 35 होता है, तो 7 पे कोई नंबर नहीं जा रहा, 5 पे कोई दिक्कत ही ना जाए। आपने देखा 35 दूनी 70 होता है, मतलब 70 से अगर मैं 72 से 35 को डिवाइड करूँगा तो 2 रिमाइंडर आएगा, अगली बार 3 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 6 आएगा। फिर आप इसको सॉल्व करें, आपने देखा 6 36, फिर आपने देखा कि 36 × 8 लिखा है बाय 35। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 × 8,
तो आपने देखा कि रिमाइंडर जो है फाइनली आपका कितना आ जाने वाला है। बजाय कि आप इसको 36 इंटू 8/35 करें, आप यहाँ पे 36/35 ही देख लें, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपके पास? 8 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। पिछली बार भी था ये क्वेश्चन, क्या यहाँ 35 डिग्री दिया था पिछली बार, यहाँ 55, ठीक है। अब की बार भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है sin 30 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/4। cos 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर 1/4। पिछली बार यहाँ माइनस था, अब की बार यहाँ प्लस गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको पता है sec 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2। sin 45 की 1/√2। लो जी, ये तो कट गया। 1/2 प्लस 1 आ चुका है अभी तक आपके पास, ये तो सेम ही है। 2 + 2 4। तो आपने देखा ये कितना हो गया? ये हो गया 3/2 इंटू 4। 3/2 इंटू 4 तो 3/8 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार था, 2209 दिया था, अब की बार 2809 है। ऑप्शन बिल्कुल सेम है जो पिछली बार थे। तो आपको पता है x² की वैल्यू कितनी हो गई? 2809। अब 2800 जो है वो क्या है? पहली बात तो आप यूनिट डिजिट चेक करो। आपने देखा कि 1 × 1 मतलब 51 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आपको पता है यूनिट डिजिट 1 आना है, यहाँ पे है 9। अगर मैं 49 का स्क्वायर करूंगा यूनिट डिजिट 1 आएगा, यहाँ पे है 9। दोनों ऑप्शन गलत। फिर आपने देखा कि 47 का जो स्क्वायर होगा वो 2500 से छोटा होगा, और 53 का जो स्क्वायर होगा वो ही सिर्फ 2500 से बड़ा होगा। तो आपने देखा ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बहुत कराता हूँ, जब मैं इसको आपको कराता हूँ इनकम एक्सपेंडिचर के, और बहुत कराया है ये, आप जाके देख भी सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन में भी ये कराया है, ठीक है। परसेंटेज में भी ये कराऊंगा आगे। आपने देखा यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ पे दिया मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, मतलब जो आदमी का खर्चा है वो कितना है, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना दिया? 75%। 75% अगर उसने खर्च दिया, 100% अगर उसने कमाया, जिसमें से 75% उसने खर्च दिया, तो बच कितना गया उसके पास? 25%। मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना? 3:1। आपने देखा कि एक्सपेंडिचर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सेविंग को यहाँ, क्योंकि दोनों का रेशो पता है। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट हुआ? 20%। टोटल इनकम किस किस को जोड़ के बनती है? आपको पता है कि इनकम जो है किस किस को जोड़ के बनती है? एक्सपेंडिचर और सेविंग को। जब एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात अलग अलग कर रहे थे, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको, तो वहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको देख के कि यार एक्सपेंडिचर इनकम, और जब मैं इनकम और जब मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दूंगा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे सेविंग, हमने अलग अलग लिख लिया। अब जब एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दूंगा तो आपको पता है एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना होता है? इनकम होता है। तो जब एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात कर रहे थे हमने अलग अलग लिख लिया। अब एक्सपेंडिचर और सेविंग के साथ में मिलकर जब इनकम की बात हो रही है तो हमने इसको बीच में लिख लिया। जब अलग अलग बात कर रहे थे तो अलग अलग लिख लिया। फिर आपने देखा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना है? 3:1। फिर आपने यहाँ से देखा कि 28 में से 20 गया तो कितना आ गया? 8। 1 की वैल्यू 8%, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24%। अब आपने देखा कि 28 से ये वाली चीज़ छोटी है तो हर हाल में अगली चीज़ बड़ी आनी है। तो 28 + 24 जब आपने जोड़ा तो 52% आ गया, और 52% पॉजिटिव में है, मतलब 52% इंक्रीज़ हुआ। पॉजिटिव में कैसे देखा? ये भी पॉजिटिव मान लिया, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव में है। तो आपने देखा ये इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ, तो ये भी इंक्रीज़ हुआ होगा ना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये भी पिछली दोनों शिफ्ट में आया है, मतलब 23 की दोनों शिफ्टों में आया है, 23 नवंबर की। पिछली बार जो था cos थीटा दे दिया था, आपकी बार sec थीटा दिया है। क्वेश्चन में बोला था लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल पोल। पहली बात तो ये पोल है, ये ग्राउंड है, ठीक है। आपने देखा कि लेंथ ऑफ शेडो, आपने देखा कि शेडो कुछ यहाँ तक आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए कि ये शेडो दिया है, इसकी लेंथ दे दिया आपको कितनी? 36 मीटर। फिर आपको बोला है क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम इज थीटा, ठीक है। जो सन का एलिवेशन है, मान लीजिए सन कुछ यहाँ होगा, ठीक है, इसके साथ एलिवेशन एंगल का कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो आपने देखा कि ये थीटा आ गया। सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आप समझ गए कि सेक थीटा जो है क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया? 13 दे दिया। बेस कितना दे दिया? 12 दे दिया। तो आपको परपेंडिकुलर पता चल गया, कितना हो गया? 5। ट्रिपलेट है 5 12 13 का। फिर आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। आपने देखा 12 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 3, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी पिछली क्लास में हो चुका है, पिछली दोनों शिफ्ट में था। आप लोग खुद ट्राई करना, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता भी देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आपने देखा कि P एंड PB आर 2 टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। मान लीजिए एक पॉइंट P है, इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, एक P है, ठीक है, और दूसरा PB। अब मान लीजिए ये PB हो गया, ये PA हो गया। फिर क्या बोला आपको
कि ओ जो है सेंटर है, चलो मान लेते हैं तो ओ सेंटर है, ठीक है। तो आपको पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री। अब आपको बोला है ए पी बी जो है 130 है, आपको पता है ए बी पी अगर ए पी बी अगर 130 है तो ये 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, आमने सामने वाले एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है जब हम ऐसा कुछ बनाते हैं। मतलब दो टेंजेंट के साथ जब हम सर्कल की सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। अगर ये एंगल 130 हो गया और ये एंगल बताना है तो आपको पता है आमने सामने वाले का जोड़ 180, तो ये 130 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 50। अभी आपसे पूछा गया एंगल ओ ए बी बताइए, तो आपने देखा ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये दोनों साइड इक्वल, तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल। तो आपने देखा कि 2 थीटा प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2 थीटा की वैल्यू कितनी, 130, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब एंगल ओ ए बी एंगल ओ बी है, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में कराया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में आ चुका है। पिछली बार ए पूछा था, आपकी बार सी पूछा है। ठीक है, आपने देखा क्या कि क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी में 8200 रुपये बांटे गए। ठीक है, ए बी सी में 8200 बांटे गए। फिर आपने देखा कि इस तरह से बांटे गए कि ए को बी से 500 रुपये ज़्यादा मिले, सी को ए से 500 ज़्यादा मिले। तो आपने देखा कि दोनों इक्वेशन में ए कॉमन है, तो आपने क्या किया, ए को एक्स मान लिया। ए को एक्स माना तो आपकी बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू एक्स माइनस 500 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस 300। फिर आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या कि 3x की वैल्यू कितनी, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैं करा चुका हूँ, 8400 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2800। आपके पास ए का पैसा आ गया कि ए को कितना पैसा मिला, 2800। आपसे सी का पूछा है, सी का पैसा कितना हो जाएगा, 300 ज़्यादा मतलब 3100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पिछले वाली शिफ्ट में क्या था, यहाँ 50,000 था, अब की बार क्या है, यहाँ 75,000 दिया है। अगर यहाँ पे सैलरी ना भी दी होती ना, हम तब भी वैल्यू निकाल लेते इस क्वेश्चन की। कैसे? पिछली बार मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताई थी एक चीज़, क्या कि आप लोग मान लीजिए कि टोटल सैलरी जो है, मंथली सैलरी किसी बंदे की वो कितनी है, 100 मान लीजिए। आपने मान ली सैलरी कितनी, 100। पिछले वाले में वैसे मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो सैलरी क्या करी आपने, 100 मान ली। आपने देखा एक्सपेंस जो है वो कितना है, 60% ऑफ द इनकम। आपने एक्सपेंस देखा 60%, 100 का 60% कितना हो गया, 60। फिर आपने टैक्स देखा, टैक्स जो है वो कितना, 20% ऑफ एक्सपेंडिचर। इसका 60 का 20% कितना हो गया, आपने देखा 12। चैरिटी कितनी करी, चैरिटी करी 15% ऑफ टैक्स। तो आपने देखा 12 का 15% कितना, 1.8। फिर आपके पास सेविंग कितनी बची थी, आपने देखा 60 और 12 72। 72 में 1.1 जोड़ा तो 1.8 जोड़ा तो कितना, 73.8। तो आपके पास बचा कितना, 26.2। फिर आपको बोला गया कि सैलरी में 40% इनकम हुआ है, वो इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपने देखा कि सैलरी में, इनकम में 40% इंक्रीमेंट हुआ है। 100 में 40% इंक्रीमेंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 140। आपने देखा एक्सपेंडिचर, टैक्स, चैरिटी और सेविंग। अब इस बारी क्या कि जो परसेंटेज लेवल है वो तो मेंटेन रहा, मतलब 60%। 140 का 60% कितना, 84। टैक्स कितना, टैक्स जो है वो 30% ऑफ ई है, इसका 30% कितना हो जाएगा, 25.2। फिर चैरिटी जो है 20% ऑफ टी है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 5.04। आपने यहाँ से देखा कि 84 में 25 जोड़ा, फिर 30 जोड़ा, 30.24 जोड़ा आपने, तो 124.24 हो जाएगा। तो 124.24 जब आपका हो गया तो सेविंग कितनी बनी, 75.76। ठीक है, अब आपने देखा पहले थी सेविंग इतनी, अब है इतनी। तो आपसे क्या पूछा कि रेशो बताइए सेविंग ऑफ इज अर्लियर सैलरी और बाद की प्रेजेंट सैलरी, मतलब प्रेजेंट सैलरी की सेविंग और अर्लियर सैलरी की सेविंग का रेशो बताना है। आपने देखा कि अर्लियर कितना था सेविंग, इतना। पहले कितना था सेविंग, इतना। अब कितना है सेविंग, 25.76। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आप 2576। आप इसको 4 पे काट दें, यहाँ से कितना आएगा, 6 5 5, यहाँ से काटेंगे तो 6 4 4, तो 655 रेशो 644 आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार यहाँ पे कितना, 3 सही 1/3, अब की बार 2 सही 1/3 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, पहली बात तो आपको पता चल गया 7/3, और ये कितना है 5/2,
ऑफ, पहले आपको पता है बॉटम मास के तरीके से पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, फिर ऑफ सॉल्व करना होगा। तो आप इधर ऑफ सॉल्व कर लें क्योंकि ब्रैकेट से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपने देखा यहाँ 8/5 हो गया, तो 5 से 5 गए, यहाँ पे 4 आ गया। तो आपने देखा कि 4/3 डिवाइड बाय 4 है। फिर इधर ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए आप। पहले ब्रैकेट के अंदर भी आपको पहले मल्टीप्लिकेशन देखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 1/4, 3/8 प्लस 1/4। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/8, ये हो जाएगा 7/12। अब आप इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 5/8 और 7/12 का जब आएगा तो आप देखेंगे 14, 15, 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 29/24 आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो पिछली बार भी सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पिछले सेशन में। ठीक है, तो ये आपके लिए HW रहा, कुछ नहीं था। पिछली बार हम इसके एडवांस लेवल पे गए थे, हमको आउटवर्ड भी जर्नी की स्पीड पता लग गई थी, इनवर्ड भी पता लग गई थी। हमने क्या किया था, एवरेज स्पीड निकाला था। अब की बार आपको आउटवर्ड जर्नी का स्पीड पूछा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, चलो मैं बता देता हूँ। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ABCD साइक्लिक मतलब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, AB डायमीटर है, तो आपने देखा कि AB डायमीटर है। फिर आपने देखा कि मान लीजिए, चलो ऐसे मिला देते हैं, ठीक है, तो ये C और ये D। फिर आपने देखा यहाँ पे क्या कि AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट। एंगल ADC की वैल्यू दी है कितनी, 118 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी उनके आमने सामने वाले एंगल का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल B और एंगल D का जोड़ कितना हो गया, एंगल B और एंगल D का जो एडिशन है या जोड़ है वो कितना हो जाएगा, आपको पता है यहाँ से कि वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 62 डिग्री। अब आपको पता है डायमीटर जो है ना हमेशा सर्कमफ्रेंस के साथ, मतलब सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट हो, डायमीटर जो है उसके साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री, ये 62, ये आपसे पूछा है, क्या आप ये नहीं बता सकते? लो बता देंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी पिछले वाले सेशन में सेम था, उसमें पूछा गया था A, अब की बार पूछा गया है B। आप बड़े आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है क्या कि A + B 36, B + C, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं करके, कर आप अपने आप लेना। ठीक है, तो आपने देखा कि टोटल वर्क कितना हो गया 180, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 3। आपने इधर साइड से जोड़ा तो ट्वाइस ऑफ A + B + C आ जाएगा, इधर कितना 12। तो आपको पता चल गया कि A B C अगर साथ में मिलके एक दिन में काम करे तो कितना कर लेंगे, 6। तो आपको पता करना है क्या कि B का एक दिन का काम कितना है। आपने देखा A B C साथ में मिलके काम करेंगे तो 6 करेंगे, जिसमें से A और C कितना कर रहे हैं, 3। A और C 3 कर रहे हैं तो B कितना करेगा, 3। तो 180 टोटल काम, 3 एक दिन में काम कर रहा है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे काम खत्म करने में, 60 दिन। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो पिछली बार इसका कॉस्ट प्राइस पूछा था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम था। आपकी बार अर्लियर सेलिंग प्राइस पूछा है, कर लेते हैं। आपने देखा, आपने मान लिया क्या कि कॉस्ट प्राइस जो है 100 लेट कर लिया आपने, कॉस्ट प्राइस 100 लेट किया आपने। क्वेश्चन में देखा कि उस पर वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 10% का एडिशन हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110 होगा। फिर आपको बोला गया कि अगर वो उसको जितने में खरीदा है उससे 20% कम में खरीदता, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 80 होता, ये वाली लाइन अभी एक सेकंड के लिए भूलें। उसके बाद बोला उस पे वो 40% प्रॉफिट कमा लेता, 40% प्रॉफिट कमाता, मतलब CP का 140/100, तो SP कितना आ गया, आपने देखा 40% प्रॉफिट, 80 का 40% कितना हो गया, 32। 80 रुपये कॉस्ट प्राइस, 32 प्रॉफिट कमा लिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 112 हो गया। या फिर 80 × 140/100 भी कर सकते हैं, SP की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको बोला है क्या कि 1000 रुपये फालतू में बेचा, मतलब पहले जितने में बेच रहा था ना उससे 1000 रुपये फालतू। आपने देखा हमारे हिसाब से तो पहले बेच रहा था 110 में, बाद में 112 में, मतलब 2 रुपये फालतू में बेच रहा है। क्वेश्चन में 1000, ठीक है, अपनी वैल्यू क्वेश्चन की वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे, एक की वैल्यू 500 आ जाएगी। आपसे पूछा गया है अर्लियर सेलिंग प्राइस, अर्लियर सेलिंग प्राइस पूछा है, मतलब 110 की वैल्यू पूछी है, जो कि कितनी आ जाएगी, 5500। अलग क्वेश्चन है, अच्छा है, पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी बताया था, sin θ = cos θ जब होगा, मतलब sin A = cos B तब होगा जब A + B की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, मतलब 3x
3x माइनस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। 6x की वैल्यू कितनी 135, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 22.5 डिग्री। ये क्वेश्चन पिछली बार एक्यूट और यहाँ पे सेक और कोसेक दे रखा था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब पिछली बार 25 पूछा था, क्या दे के 24 दे के, अब की बार 25 दे दिया 24 पूछा। देखो कैसे, आशा और सुमन का मड फोर्ट है, ये आशा का मड फोर्ट लगा लीजिए जिसकी लंबाई है 9 सेंटीमीटर, ये इसका लगा लीजिए। आपको बोला है इफ़ द फोर्ट टॉप्स, मतलब इन दोनों का टॉप जो है 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये पूछा डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्ट, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है आपसे। आप क्या कीजिए, बेस मान लीजिए, चलो ये बेस है, ये ज़मीन है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच लो। आपने खींच ली, आपने देखा कि अगर इसके पैरेलल आपने ज़मीन के पैरेलल लाइन खींची है तो इस लेंथ की वैल्यू कितनी होगी 9, टोटल लेंथ है 16, ये 9, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो जब 7 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री और 7 24 25 का जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट, 25 यहाँ तो 7 यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा 24। या फिर कोई कहे कि सर मुझे तो बेसिक बता दो, मुझे ये चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो भाई आप देख लेना कि ये चीज़ डिस्टेंस बिटवीन टू का स्क्वायर, मान लो ये ए है ये बी है, तो ए बी का स्क्वायर जो है पाइथागोरस थ्योरम से इतना आ जाएगा, तो ए बी की वैल्यू इतनी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, देखो आपसे पूछा गया है क्या कि एरिया ऑफ अ फील्ड इन अ शेप ऑफ हेक्सागन, एरिया दे दिया, मतलब हेक्सागन का एक फील्ड है, उसकी शेप हेक्सागन की तरह है, उसका एरिया दे दिया इतना। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ, मतलब व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ 11.5 पर मीटर। फेंसिंग, पहली बात तो पता है आपको ना, जो बाउंड्री होते हैं ना, बाउंड्री, इस पे फेंसिंग लगती है। फेंसिंग मतलब आपने देखा होगा कि वो बाउंड्री एक क्रिएट करते हैं ताकि कोई, मतलब जैसे खेतों के बाहर बाउंड्री क्रिएट करते हैं ना, कोई जानवर आके खेत का जो पैदावार है वो नष्ट ना कर दे, खराब ना कर दे, खा ना जाए। तो आपको पूछा गया है क्या कि इसकी सरकमफ्रेंस की वैल्यू बताइए, मतलब इसका जो पेरीमीटर है उसकी वैल्यू बताइए। पहली बात तो आपको पता है कि हेक्सागन है, हेक्सागन है मतलब सारी साइड सिमिलर है, मतलब जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा 6a होगा। अभी एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट देखूँ, एक मिड पॉइंट देखूँ, यहाँ पे बिल्कुल किसका हेक्सागन का मिड पॉइंट देखो, तो यहाँ से यहाँ जो है ए, तो आपने देखा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है और ऐसी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। तो आपको एरिया ऑफ हेक्सागन यहाँ पे रेगुलर कर लेना, ठीक है, रेगुलर के बिना बात समझ नहीं आ रही, यहाँ पे रेगुलर कर लेना। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, आपको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी 6 बनेगी, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपको पता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर। 6 का कितना हो जाएगा, तो आपने देखा ये कितना हो जाएगा 3√3a स्क्वायर बाई 2। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 1944 √3। सॉल्व कर लो, आपने देखा कि ये 3 पे चला जाएगा, हाँ चला जाएगा 6, और फिर 18 12 कितने पे जाता है 4 पे जाता है, और फिर 24 8, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1296। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई कितनी 1296। एक मिनट में चेक कर दो ज़रा, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1296 इंटू दिस, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1296। अब आपको पता है रीजनिंग आप सॉल्व करते रहते हो कि 1296 जो है वो किसका होता है 36 का स्क्वायर होता है। तो 1296 जो है 36 का स्क्वायर हुआ, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। 6a की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 36, जिसको पता है 6 का क्यूब वो तो बड़े आराम से बता देगा कि पैरामीटर जो है सर वो ना 216 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है सर। पैरामीटर जो है 216 मीटर है, मतलब इन 6 साइड का जोड़ कितना है 216 मीटर। अब पर मीटर मतलब 1 मीटर का खर्चा कितना है 11.5 रुपीज़। 216 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा 216 मीटर का खर्चा हो जाएगा। पहली बात तो मैं इसको लिखूँ 23/2 लिखा है और ये लिखा है 216, ये है 108, और 23 इंटू 108 कितना हो जाएगा 3 4 2484 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पैसा लग जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन सेम है।
पिछले सेशन में करा चुके हैं हम लोग, ठीक है। ये भी सेम है, मतलब बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं सीपीओ की कॉरस्पॉन्डिंग शिफ्ट्स में। मतलब एक दिन जो शाम को आया, अगले दिन वो सुबह क्वेश्चन आपको देखने को मिला। ये क्वेश्चन भी सेम है, पिछली बार दिया था 1 घंटा 15 मिनट, अब की बार 1 घंटा 30 मिनट दिया, 45 मिनट सेम है। पहले क्या दिया था, पिछले वाले सेशन में 1 घंटा 15 मिनट दिया था, अब की बार 1 घंटा 30 मिनट दिया है, और जो 45 मिनट है वो यहाँ पे सेम है। क्वेश्चन बोला है बस कवर करती है 60 किलोमीटर डिस्टेंस इतने टाइम में, और सेम डिस्टेंस कवर करेगी 45 मिनट में। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार एंड बस, देखो आपकी बार उल्टा पूछा है, पिछली बार पूछा था बस एंड कार, अब की बार कार एंड बस। तो आप क्या करें, कार एंड बस का ये देखें कि इनको टाइम कितना लग रहा है। आपने देखा 60 किलोमीटर, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड हो जाएगा। आपने देखा कि दोनों ने जो है 60 किलोमीटर कवर किया, तो डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट। आपने देखा टाइम का रेशो क्या बनेगा, आपने देखा कार को लगते हैं 45 मिनट और बस को लगते हैं 1 घंटा 30 मिनट, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 घंटे को 60 मिनट 30 मिनट ऐड करें तो कितने हो गए, 90 मिनट। तो आपने देखा कि टाइम का रेशो जो है 1:2 आ गया, तो स्पीड का रेशो कितना हो जाएगा, 2:1। यही पूछा था, मतलब इतना आसान है। अगर ये डिस्टेंस ना भी देता ना हम लोग तब भी कर देते। ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। पिछली बार क्या था, पिछली बार था बी की वैल्यू दी थी, टोटल प्रॉफिट पूछा था, अब की बार ए का प्रॉफिट पूछा। देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी, जब टाइम कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट पे। मतलब प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का जो रेशो होगा वो इन्वेस्टमेंट ऑफ ए रेशो इन्वेस्टमेंट ऑफ बी हो जाएगा। आपने देखा 92500, ए की इन्वेस्टमेंट, बी की कितनी, इतनी। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा कि यहाँ से ये 25 पे जाएगा, 25 पे जाएगा तो 25 तिया 75, ठीक है। और फिर 925 को जब मैं काटूंगा फाइनली इसका रेशो 25 के हिसाब से कितना आ जाएगा। तो अगर आप देखें इसको 925, एक तो 3 7 आना चाहिए मेरे हिसाब से, 925 925 25 या 75, फिर 75 के बाद बचा यहाँ पे 37 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 1125 तो बहुत आसान है, सबको ही पता होगा। ये कितना हो जाएगा, 1125 हो जाएगा 45। मतलब ये 25 पे जब डिवाइड किया तो ये रेशो तैयार हुआ। मतलब प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ बी का रेशो कितना, 37:45। अब आपको प्रॉफिट ऑफ बी तो दे रखा है कितना, 9000, तो 45 की वैल्यू 9000, एक की वैल्यू 200, आपसे क्या पूछा है 37 की वैल्यू तो 7400 हो जाएगी। पिछली बार टोटल प्रॉफिट पूछा था आपसे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन न्यू है, अगले वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है। क्वेश्चन बोला है पाइप ए बी सी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक, ए बी और सी एम्प्टी टैंक को भर देंगे 30/7 घंटे में। फिर बोला है ए और बी जो है फिलिंग पाइप है, मतलब ये कर रहे हैं फिल, और सी करता है एम्प्टी पाइप को, मतलब सी जो है एम्प्टिंग पाइप है, मतलब खाली करता है टैंक को सी। ए जो है 15 घंटे में फिल कर देगा, सी जो है 12 घंटे में खाली कर देगा। अच्छा, आपने देखा यहाँ पे टोटल टाइम दिया हुआ है, तो आप टोटल वर्क निकाल लेंगे। 30, 15 और 12 का एलसीएम जब आप देखेंगे 60 आ जाएगा। 7, 1 और 1 HCF देखना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। अगर HCF ऑफ फ्रैक्शन आए तो HCF ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, सबको ही पता है, ठीक है। तो आपने देखा ये टोटल वर्क, ये टोटल टाइम, तो 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा, 1 आवर वर्क अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 14। ए का 1 आवर वर्क कितना आ जाएगा, आपने देखा ए का 1 आवर वर्क जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 5। आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे क्या, कि ए जो है 1 घंटे में कितना भर रहा है, 4, बी का हमें निकालना है, सी जो है खाली कर रहा है कितना, 5। आपने देखा कि भर रहा है तो पॉजिटिव में लिया, तो खाली कर रहा है आपको नेगेटिव में लेना पड़ेगा। इसकी टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है, 14। तो आपने देखा कि बी की टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपने देखा है -1 इधर +1 हो जाएगा 15, बी की वैल्यू जो है 15 आ जाएगी। मतलब बी का 1 आवर वर्क जो है वो कितना आ गया आपके पास, 15। टोटल टाइम निकालना है, बी को टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क, मतलब बी को 4 घंटे लगेंगे पूरे टैंक को भर देने में। अब ये वाला क्वेश्चन है, पिछली बार आपको यहाँ पर बी पूछा था कि पाइप बी को कितना टाइम लगेगा भरने में, आपकी बार पाइप ए पूछा है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, पिछली बार भी ऑप्शन से किया था, आपकी बार भी ऑप्शन से करेंगे। आपने देखा यहाँ पे कि ए को जो है ना
बी से 5 घंटे कम लग रहा है, मतलब ए को अगर x टाइम लग रहा है तो बी को x+5 लग रहा होगा। ठीक है, अब आपने देखा कि यार ऑप्शन से जाता हूँ, ऑप्शन से गया तो मतलब ए को 15 लगे तो 20 को बी, मतलब बी को 20 घंटे लगे। सॉल्व करूँगा 60 आ जाएगा, 60 यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 कटता है नहीं, 60/60 कितना 6। हमने देखा कि हमारे हिसाब से जब ऑप्शन ए लिया तो हमारे हिसाब से कितना आया 60/7, अगर ए और बी साथ में मिलके भरेंगे किसको, टैंक को, सिस्टम को, और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि साथ में मिलके भरेंगे तो 6 घंटे लगते हैं, ऑप्शन गलत। ठीक है, 9 के साथ 14 तो एलसीएम लेना हो जाएगा, फिर 9 14 एलसीएम 9 × 14 हो जाएगा, और बाय 23 तो वो कटेगा नहीं, वो भी गया। 18 और 23 इसकी भी नहीं बात बनेगी, आपस में कटेंगे नहीं एक दूसरे पे, मतलब ये 10 से देखा आपने, देखा ए 10 में भरता है तो बी 15 में भरेगा, टोटल वर्क हो गया 30, और यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 2। फिर आपने देखा कि ए और बी अगर साथ में मिलके भरेंगे, जो कि क्वेश्चन की इक्वेशन में 6 दे रखा है, हमारे हिसाब से कितना आएगा 30/5 कितना आ गया 6 घंटे। मतलब ऑप्शन से जब आपने देखा तो आपका आंसर सही आ गया कि अगर 10 वैल्यू मैं पुट करूँ ऑप्शन में देख के तो क्वेश्चन से मैच हो जाएगी। देखो पिछले वाला सेम बार ग्राफ आया हुआ है, पिछले वाला सेम बार ग्राफ आया हुआ है, क्वेश्चन अलग अलग करे हैं। देखो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से इसके पूछ लिया आपसे, वो कोई बात नहीं, वो सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में आपको दिया है इन विच स्कूल इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज मोर देन 55%, मतलब कौन सा स्कूल ऐसा है जिसमें परसेंटेज ऑफ बॉयज जो है वो 55% से ज़्यादा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपने यहाँ से एक चीज़ देखी कि 55% से ज़्यादा ऐसा कौन सा स्कूल है जिसमें बॉयज़ हो। सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा ए से, ए को देखा तो आपने देखा कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, बॉयज़ कितने, बॉयज़ हैं ए में 600, टोटल बच्चे 1100 इंटू 100%। ठीक है, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपने यहाँ से देखा कि 11 5 55 55.55 कुछ 600/1100। ठीक है, और ए से अगर आप गए तो 600 बाय, एक सेकेंड रुकना ज़रा, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी लग रही है, लेट मी चेक। ये क्वेश्चन ना गड़बड़ है कुछ। ठीक है, क्योंकि ना अगर आप देखोगे ना, मैं वही कंफ्यूज हो रहा हूँ काफ़ी देर से। आपने अगर देखा कि 55% से कौन सा ज़्यादा है, ए ऑप्शन भी मैच खाएगा और ई भी मैच खाएगा। ठीक है, मतलब ए स्कूल भी ऐसा है जिसमें 55% से ज़्यादा बच्चे हैं बॉयज़, और ई ऑप्शन भी ऐसा। देखो सॉल्व कर लेते हैं कैसे। आपने देखा कि बॉयज़ कितने, बॉयज़ हैं 600, टोटल बच्चे कितने 1100, तो आपने किया 600/11 कितना हो जाएगा 55.5, जिसको हम बोल सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 56%। फिर आपने देखा बी स्कूल में लड़के कितने 450, टोटल बच्चे कितने 1000, तो आपने देखा 1000 टोटल बच्चे, तो यहाँ पे कितना, ये तो 45% ही आ गया, ये तो कम ही हो गया। सी ऑप्शन में आपने देखा, सी स्कूल में, मतलब ये वाले ऑप्शन से आपने देखा कि सी स्कूल में 750/1400 इंटू 100, तो 750/14 किया आपने, तो आपने देखा कि 70 पंजे, मतलब 14 पंजे 70, फिर 50 42, तो ये हो गया 53 से कम 55, और फिर 55, नहीं ये कैलकुलेशन गड़बड़ है। देखो 600 बाय अगर आप 11 करोगे तो आप यहाँ से देखोगे 55 से 5 आएगा, फिर 5 50 54 कुछ आएगा, 54 पॉइंट कुछ आएगा, सही बात है, 54.5% आएगा। ठीक है, हाँ 54.5, जो कि लेस देन है 55%। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ई इज़ द करेक्ट आंसर। मैं भी एक बार उलझ जाता अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा होता ये देने, कैलकुलेशन एरर है, कोई बात नहीं।
तो अगर आप इसको 14.5 से 800 को डिवाइड करोगे तो ये हमेशा 55% से ज़्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 14 × 70 और 5 से ज़्यादा ही लग रहा है, जिसकी वैल्यू आपको नियर अबाउट कुछ 55.68 कुछ देखने को मिलेगी, जो कि 55% से ज़्यादा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बोला व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल ABCDE। चलो जोड़ लेते हैं। आपने देखा इन दोनों का जोड़ कितना, 1100, 1000, 1400, 1300 और ये कितना हो गया, ये हो गया 1450। ठीक है, जोड़ लो। आपने जोड़ के देखा तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, आपने जोड़ा यहाँ से, ये आ गया 0 0 4 4 8 और 4 12 और 6 6200 को डिवाइड कर दो 5 से। 6200 को डिवाइड करोगे जब आप 5 से तो आप देखोगे ये आ जाएगा 1250 कुछ करके। तो मतलब ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम स्कूल ABC टेकन टुगेदर टू द बॉयज़ फ्रॉम ऑल स्कूल। बॉयज़ सारे स्कूल के बॉयज़ देख लेते हैं कितने, 600 और 750, 1200, 1800 ये हो गए, 1800 और 700 2500, 2500 और 800 3300 तो हो गए लड़के। लड़कियां कौन कौन से स्कूल से, ABC से आपने देखा तो कितनी हो गई, 500 और 1200 1700, तो 17:33 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब ये हिस्टोग्राम आ गया। द नंबर ऑफ कार विद स्पीड इन द इंटरवल 60 से 70 मतलब ये इज़ व्हाट परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ कार 70 से 80। ये तो आपने देखा कि लेस देन कितना, 5। किस पे बात हुई है, 70 से 80। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 50/9। तो 50/9 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 45 मतलब 50/9 तो ये 45, फिर 45 से 50 5.5 कुछ करके, तो 5.6% आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड लेस देन 60 km/h मतलब 60 से कम कितना हो गया, 120 टू द नंबर ऑफ कार्स विद स्पीड मोर देन 70 km/h मतलब इससे ज़्यादा। 90 और 60 कितना, 150 में अगर आप जोड़ोगे 45 तो कितना हो जाएगा, 195। इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा है किस किस पे जा सकता है, ये एक तो 15 पे जाएगा, 15 8 और 15 × 13 तो 8:13। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 व्हाट परसेंटेज ऑफ कार वर रनिंग विद द स्पीड ऑफ 90 km/h एंड अबव। 45 तो आपने देखा कि परसेंटेज पूछिए मतलब इसकी वैल्यू बाय टोटल वैल्यू। टोटल कार है कितनी, 120, 210 में अगर 60 ऐड करो तो 270 और 130, तो ये कितना हो गया, ये 400 कार्स हो गई। तो आपने देखा कि परसेंटेज निकालना है तो 11.25% आ जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल पूछा ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डिपार्टमेंट ई। आपको पता है कि जब ये परसेंटेज में होगा तो 100% होगा, क्योंकि कोई चीज़ आपस में टोटल 100% होती है। और कंप्लीट एंगल जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। डिपार्टमेंट ई, ये वाला डिपार्टमेंट, इसका 20% मतलब 1/5 ऑफ 360 डिग्री आपको दिया है, 72 डिग्री आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इफ 75% ऑफ द एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट डी आर मेल्स, हाउ मेनी फीमेल एम्प्लॉयज आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट। पहली बात तो आप ये देखें कि 450 टोटल कर्मचारी, जिसमें से डी डिपार्टमेंट कौन सा है, खाली वाला, मतलब इसमें से टोटल कर्मचारी जो है 450 में से 8% है डी डिपार्टमेंट में। और मेल जो है कितने हैं, मेल जो है 75%, तो फीमेल कितनी होगी, 25%। सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा कि ये तो हो गया 1/4, ये हो गया 2 और ये गया इस पे, ये गया 5 पे और ये गया फिर 9 पे। मतलब देखिए दोबारा एक बारी कर लेते हैं ट्राई। 450 टोटल एम्प्लॉयज़, जिसमें से 8% जो है डी डिपार्टमेंट में और 75% मेल्स हैं, तो 25% फीमेल हो गया। 4 और 2 पे गया, ये 50 पे गया, 9 आ रहा है आंसर। एक सेकेंड, लेट मी चेक।
कि थोड़ी गड़बड़ हो गई है इसमें। हाँ, ऑप्शन में गड़बड़ी है। ऑप्शन सही कर लेना आप लोग। 18, 36, 27 और 9 है, तो यहाँ 27 कर लेना। ऑप्शन में करेक्ट कर नहीं पाया, या 9 कर लेना। ऑप्शन में गड़बड़ी थी, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 9 आ गया। ठीक है, तो 50, ये 450 को काट देगा 9 पे, सॉरी 50 है ना यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन बोला व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट एफ। तो आपने देखा 450 तो टोटल कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़। एफ डिपार्टमेंट कौन सा, ये लाइन वाला, लाइन मतलब 22%। ठीक है, तो 22% आप देखेंगे, ये आ गया 11, ये आ गया 5, 9, तो 99 वर्कर्स हैं, 99 एम्प्लॉयज़ हैं डिपार्टमेंट एफ में। ये बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आपको दोबारा एक सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, शायद 2 भी करा दिया जाए, मतलब कल सैटरडे संडे है, कल और परसों सैटरडे संडे है, तो आपको इन 2 दिन में 3 सेशन देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम इस हफ्ते चाह रहे हैं कि सीपीटी मतलब सीपीओ जो 2020 के जो शिफ्ट आई थी, टोटल 6 शिफ्ट थी, 3 दिन एग्ज़ाम हुआ था, तो 6 की 6 शिफ्ट आपको करा दी जाए। ठीक है, तो हम लोग सीपीओ 2020 के सेट सारे ख़त्म कर देंगे सैटरडे संडे तक। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो, ताकि हम भी और अच्छे से इंस्पायर होके, मोटिवेट होके और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि लास्ट टाइम है, प्रीशियस टाइम है। प्रीवियस ईयर सेट सॉल्व हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है लास्ट में रिवीजन करने का, मॉक वगैरह देने का। ठीक है, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।